प्यारे बच्चों, हम अब अगले टॉपिक को देखेंगे कि हमारा अगला टॉपिक क्या है। इससे पहले मैं आपसे अगर पूछूं, अगर आपसे बात करूं कि हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा, तो आपको कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स के बारे में हमने आपके साथ डिस्कस किया, आपसे बातें की, जिसमें कुछ पॉइंट ऐसे थे जिसमें हमें मालूम चला कि दो वेक्टर के बीच का एंगल हम कैसे पता करेंगे। तो आपको बताया गया पिछले क्लास में बच्चा पार्टी कि दो वेक्टर के बीच का एंगल आपको अगर पता करना है तो आप दोनों वेक्टर के टेल को एक जगह पहले लोकेट कर दे, एक जगह दिखा दे, एक जगह रख ले, है तो भी ठीक है, नहीं तो अपने से आप रख सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई वेक्टर दो अलग अलग टेल्स मतलब दो वेक्टर का अलग अलग टेल है तो उनको एक जगह करना मेरे लिए बड़ी बात नहीं है जनता। जैसे मान लिया जाए कि दो वेक्टर्स हैं और उनका टेल एक जगह पर नहीं है और मुझे उनके टेल को एक जगह लाना है, तो बड़ी बात नहीं जनता। एक वेक्टर मान लीजिए ये आपका ए हुआ और एक और वेक्टर हुआ जो क्या बाबू बी हुआ। दोनों का टेल एक जगह पर नहीं है, हम क्या करेंगे, इसको पीछे की तरफ शिफ्ट करेंगे तो वेक्टर चेंज नहीं होगा क्या। इसके पैरेलल शिफ्ट करेंगे, यहाँ से मान लीजिए सीधे उठा लीजिए, यहाँ ले जाइए, अब ये वेक्टर यहाँ आ गया। जो वेक्टर बी था मैग्नीट्यूड मैंने चेंज नहीं किया, डायरेक्शन भी चेंज नहीं हुआ और मैं उसको पीछे खींच रहा हूँ, अब पीछे लाके खींच दिया, ये वेक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो जो यहाँ था वो यहाँ से यहाँ चला आया, क्या इसका मैग्नीट्यूड बदला, क्या डायरेक्शन बदला, तो नहीं बदला। अभी दोनों का टेल क्या हुआ, एक जगह पर आ गया। कहने का मतलब एक और चीज देखिए, वाई एक्स, एक वेक्टर बाबू आपका ए है जो कि यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 30 डिग्री एंगल बनाता है। एक वेक्टर और है बाबू बी है जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 60 डिग्री एंगल बनाता है, वेक्टर बी। अब इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल आपको पता करना है कितना होगा। तो दो वेक्टर दोनों का टेल अलग अलग जगहों पर है, हमें इनके बीच का एंगल चाहिए कि क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, दोनों का टेल, दोनों का पूंछ एक जगह पर तो नहीं है। अगर आप ऐसे आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि कितना एंगल है तो बता सकते हैं। अगर नहीं हो पा रहा है तो आप इसको थोड़ा सा पैरेलली शिफ्ट करिए। ऐसा मिटक गया बुआ, कोई नहीं, अपने हाथ का चीज़ है। तो आप इसको थोड़ा सा शिफ्ट करिए, पैरेलल शिफ्ट करिए। जब देखें कि इसके टेल के सिकाई मतलब लाइन में टेल आ जा रहा है, ऐसे शिफ्ट करके फिर क्या कीजिए, पीछे शिफ्ट कर दीजिए। क्या ऐसे शिफ्ट करिए, पैरेलल तो कर सकते हैं ना, समानांतर तो कर सकते हैं ना, दिशा नहीं बदलेगा। फिर इसको पीछे शिफ्ट कर दीजिए तो क्या होगा, कुछ समय के बाद ये यहाँ आपको दिखना शुरू हो जाएगा। तो वेक्टर बी है, यहाँ 60, तो ये भी कितना होगा, 60 होगा। आए तो दोनों वेक्टर का टेल क्या हो गया, एक जगह पर आ गया। तो ये एंगल आपको कितना हो गया अब 90, और ये एंगल कितना हो गया बाबू 270। अब यहाँ वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना होगा जनता, आए 90 डिग्री। समझ में आई बात। दो वेक्टर का टेल एक जगह पर है तो बढ़िया है, नहीं है तो आप उसको शिफ्ट करके कर सकते हैं। उसके बाद देन आफ्टर आप उनके बीच का एंगल बता दीजिए कितना होगा। तो दोनों एंगल में जो छोटा होगा, दो एंगल वो बनाएंगे क्या बाबू, दोनों में जो एंगल में जो छोटा एंगल होगा उसे हम क्या कहेंगे, दो वेक्टर के बीच का एंगल मानेंगे, एंगल जानेंगे। कोई दिक्कत जनता पार्टी। चलिए, कौन सा जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, आरजेडी, भारतीय जनता पार्टी, कौन सी पार्टी। तो हमारी अपनी पार्टी है जनता, हम बच्चों की पार्टी। क्या जनता का हो क्या का बोल रहा मार भाई लगना हो मारे नो झापड़ से तू दिया जे बुआ। हाँ बाबू, तो दो वेक्टर के बीच एंगल की बात होगी जनता। तो सिंपल सी बात है कि दोनों के टेल को एक जगह पर रखा जाएगा, देन आफ्टर हम दोनों में से एंगल में जो छोटा एंगल बनेगा उसके द्वारा, उसके साथ दो एंगल बनेगा, दोनों में जो छोटा हो क्या होगा, वेक्टर के बीच का एंगल मान लिया जाएगा। पिछली क्लास में डिस्कस हम लोग किया पूरा का पूरा। क्या बच्चा पार्टी, पिछले क्लास हमने ये भी डिस्कस किया कि दो वेक्टर के बीच का सबसे मिनिमम एंगल कितना हो सकता है। तो आपको पता चला कि 0 डिग्री। क्या बाबू, और सबसे मैक्सिमम 180। उससे अधिक हो सकता है क्या बाबू, नहीं हो सकता है। पिछले क्लास हमने डिस्कस किया कि एक वेक्टर को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। क्या बाबू, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दिए गए वेक्टर के पैरेलल शिफ्ट करिए
ये समानांतर शिफ्ट करिए, या जिस लाइन में उसी लाइन के आगे पीछे शिफ्ट कीजिए, अर्थात एलोंग शिफ्ट कीजिए, वेक्टर चेंज नहीं करेगा। कोई वेक्टर तो उस वेक्टर को हम रोटेट कर सकते हैं उसके जगह पे, लेकिन जब हम 2n पाई पर रोटेट करेंगे जहां पे n हमारा 0 +-1 +-2 +-3 होगा, तो उस समय थीटा का मान अगर 2n पाई के बराबर जहां n जो मैंने बताया वो होगा, उस समय आपका वेक्टर चेंज नहीं करेगा, अदरवाइज वेक्टर क्या होगा, चेंज कर जाएगा। क्या जनता, हमने ये भी आपके साथ डिस्कस किया पिछले क्लास में, आपसे मैंने ये चर्चा किया जनता कि कोऑर्डिनेट सिस्टम को आप चाहो तो रोटेट कर सकते हो, लेकिन कोऑर्डिनेट सिस्टम को रोटेट करने से वेक्टर चेंज नहीं होता है, केवल उसका कंपोनेंट चेंज होता है। यही था ना पिछले क्लास का टॉपिक हमारा। देखिए ना, पिछले क्लास में मैंने इतना लंबा क्लासेस लिया है, 1 घंटा का लगभग, और अभी मैंने आपके साथ 5 मिनट में डिस्कस कर दिया। समझ में आ चीजें? तो एक बार पढ़ने में दिक्कत होता है बच्चा पार्टी, कोई भी चीज को नई बार पढ़ने में दिक्कत होता है। आप पहली बार चीजों को समझ रहे थे ना, तो समझने में टाइम लगता है, उसको जब दोबारा मुझे कहना पड़े तो मैं तो 2 मिनट में कह दूं उस चीज को, और आपको पता भी चल जाए कि हाँ सर सही कह रहे हैं। क्या बाबू, कोई दिक्कत है आपको? तो मैं अगले टॉपिक की तरफ बढ़ना चाहूंगा बाबू, जो हमारा आज का टॉपिक है बाबू। चलिए देखते हैं हम लोग आज का टॉपिक हमारा क्या है बच्चा पार्टी। तो पोजीशन वेक्टर, अब ये क्या है बाबू? वेक्टर तो बहुत सुने हम लोग, लेकिन ये कौन सा वेक्टर है भाई, पोजीशन वेक्टर? तो ये भी एक वेक्टर का टाइप है, वेक्टर का प्रकार है। समझे? हमने बहुत सारा वेक्टर जाना जी, यूनिट वेक्टर, जीरो वेक्टर, प्रॉपर वेक्टर, एक्सियल वेक्टर, पोलर वेक्टर, क्या बाबू, इक्वल वेक्टर, क्या बाबू, पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, क्या जनता, नेगेटिव वेक्टर, बहुत सारे वेक्टर हमने देखा, कंकरेंट वेक्टर, कंकरेंट वेक्टर, क्या बाबू, बहुत सारे वेक्टर देखा। बट ये अब एक नया आ गया जनता, अब ये क्या है भाई हमारा पोजीशन वेक्टर। तो इसको स्पेशल पढ़ाने का मतलब है जनता कि कुछ ना कुछ इसमें स्पेशल है जनता, समझे, कुछ ना कुछ स्पेशल इसके अंदर है, कि इसीलिए मैंने इसको अलग करके पढ़ा दिया। पोजीशन वेक्टर जिसका हिंदी होता बाबू स्थिति सदिश। फिर से इसका मैं जिक्र करूंगा आगे चल करके, बहुत बार यूज करूंगा इसको, आगे चल के इसका डिस्कस मैं बहुत बार करूंगा। पोजीशन वेक्टर आगे आपको जब मैं बाबू इस चैप्टर को समाप्त करने के बाद मोशन शुरू करूंगा, तो मोशन में सबसे पहला टॉपिक आपको आएगा डिस्टेंस, उसके बाद आएगा डिस्प्लेसमेंट। मोशन इन प्लेन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन के अंदर जब सरल रेखा में गति स्टार्ट करेंगे, जो टॉपिक डिस्कस करना होगा उसमें एक पोजीशन डिस्कस करना है, सिंपल सा, आपको डिस्टेंस डिस्कस करना है, उसके बाद आपको डिस्प्लेसमेंट डिस्कस करना है। तो डिस्प्लेसमेंट का मैं अगर परिभाषा लिखाऊंगा तो डिस्प्लेसमेंट का परिभाषा में क्या लिखवाऊंगा, तो डिस्प्लेसमेंट का परिभाषा में ये लिखवाऊंगा, डिफिनेशन में ये लिखवाऊंगा, द डिफरेंस ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। द डिफरेंस ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। हिंदी में कहें तो अंतिम बिंदु तथा प्रारंभिक बिंदु के स्थिति सदिश का अंतर विस्थापन कहलाता है। स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर का जिक्र हुआ इस डिफिनेशन में, यही वो पोजीशन वेक्टर जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, स्थिति सदिश उसी का जिक्र कर रहे हैं। यानी डिस्प्लेसमेंट का डिफिनेशन यहीं से निकल के आएगा, समझ में आ रहा ना, वहां पर उसके डिफिनेशन में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अब वहां पर डिफाइन करेंगे जब डिस्प्लेसमेंट को, जो बच्चा इसको नहीं पढ़ा होगा, जो नहीं समझा होगा, उसको डिस्प्लेसमेंट समझ में आएगा लेकिन 100% नहीं आ पाएगा। फिर मुझे उसको ये जानना पड़ेगा कम से कम पोजीशन वेक्टर है क्या, समझे? तो ये ऐसा नहीं जनता मैंने इधर पढ़ा दिया तुम्हें तो आगे जरूरत नहीं है। अब मैंने जो भी पीछे लिखवा दिया तुम्हें, आज नहीं तो कल तुमसे उसका सामना जरूर होगा, चाहे एक बार हो चाहे अनेक बार हो, लेकिन होगा। हमें तुम्हारे कॉपी में कोई ऐसा शब्द एक्स्ट्रा नहीं लिखवाया है जिसका कोई जरूरत नहीं है, मैंने लिखवा दिया तुम्हारे को नोटबुक में, इसका मतलब आज नहीं तो कल उसका जरूरत पड़ेगा, ठीक है ना, तो उसको ध्यान रखिएगा आप लोग। ये पोजीशन वेक्टर वही है जनता, डिफिनीशन वाइज ये मामूली सा चीज है जनता, कोई बड़ी बात नहीं है। पोजीशन वेक्टर के बारे में जानना कोई बड़ी बात नहीं है। इसका डिफिनीशन सिंपल सा आता है, कहता है कि वैसा वेक्टर जिसका स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है ना ऑलवेज ओरिजिन होता है, यानी वैसा वेक्टर जो हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होता है और इंड करने की बात होगी तो कहीं पर भी इंड कर जाता है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट उसका क्या होता है, हमेशा ओरिजिन होता है। यानी वैसा वेक्टर जो ऑलवेज ओरिजिन से स्टार्ट होगा और किसी अन्य पॉइंट पे, किसी फिक्स पॉइंट पर जाकर क्या होगा, वो इंड कर जाएगा। हाँ, कोई ना कोई पॉइंट पे इंड करेगा, तो कोई ना कोई पॉइंट वो फिक्स होगा ना जनता, जहां पर वो इंड करेगा, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा ऑलवेज फिक्स है
वो एंडिंग पॉइंट फिक्स होगा, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स है क्या बाबू? ओरिजिन। ठीक है जनता? तो वैसा वेक्टर जिसका स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन होता और एंडिंग पॉइंट कोई फिक्स पॉइंट होगा, और कोई भी पॉइंट हो सकता है, जो वेक्टर स्टार्ट होगा ओरिजिन से उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो पोजीशन वेक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू? पोजीशन वेक्टर। ठीक है जनता? तो डिफिनीशन वाइज अगर देखा जाए, अब इसके डिफिनीशन को समझ लीजिए एक बार। तो डिफिनीशन क्या कहता है भाई? दोज वेक्टर विच स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन एंड एंड्स टू ए फिक्स्ड पॉइंट, जो किसी ना किसी फिक्स पॉइंट पर एंड करेगा, लेकिन स्टार्ट कहां से होगा? ओरिजिन से, इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। इसे हम क्या कहेंगे बाबू? पोजीशन वेक्टर कहेंगे। जैसे ही देखिएगा बाबू, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, एक्स डैश वाई डैश अपोजिट होगा, जेड डैश क्या होगा? अपोजिट होगा। एक्स इधर है तो एक्स डैश इधर, वाई है तो वाई डैश नीचे, क्या बाबू? जेड बाहर तो जेड डैश अंदर। तो जेड के बारे में जिनको दिक्कत होगा तो टेंशन मत लीजिएगा, फिर बार हम जिक्र करेंगे बाद में। अभी फिलहाल एक्स वाई के बारे में आप चेक कर लीजिए। बाबू एक वेक्टर है यहाँ पर, देखिए ना, ये ओरिजिन से स्टार्ट और एंड यहाँ पर पॉइंट पी पे कर रहा है। पॉइंट पी है जिसका निर्देशांक क्या है बाबू? एक्स वाई है। जिसका कोऑर्डिनेट क्या है बाबू? एक्स वाई है। और इस वेक्टर का नाम हम रख लेते हैं बाबू क्या? आर। कोई भी नाम दे सकते हैं। तो आप इस वेक्टर को देख रहे हैं कि ये स्टार्ट कहां से हो रहा है बच्चा? स्टार्ट कैसे पता चलता है? और ये वेक्टर को आप ऐसे दिखा रहे हो, तो ये हेड है और ये टेल है। जहां पर वेक्टर का टेल होगा वहां से वो स्टार्ट होता है, और जहां पर उसका हेड होगा वहां पर क्या होता है? वो एंड करता है। समझ में आ रहा बाबू? देखिए ना, इस वेक्टर का टेल कहां है बाबू? ओरिजिन पर है। इसका मतलब इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या? ओरिजिन है। ठीक है ना? यानी मूल बिंदु है आपका, और एंडिंग पॉइंट ये है जो पॉइंट पी है, जो भी फिक्स रहेगा, जिसका कोऑर्डिनेट हमने ले लिया है क्या बाबू? एक्स वाई। ठीक है? हमारा आर ये वेक्टर ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे बाबू? वेक्टर तो कहेंगे ही कहेंगे, लेकिन साथ साथ क्या कहेंगे बाबू? पोजीशन वेक्टर कहेंगे। कोई दिक्कत, कोई डाउट? ओके जनता? एक और वेक्टर मैं ले रहा हूं बाबू, ये इंड कर रहा है इस पॉइंट ए के ऊपर, जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1। नाम है इस वेक्टर का आपको ए वेक्टर। तो बताइए, इस वेक्टर ए को हम पोजीशन वेक्टर कह सकते हैं क्या बाबू? इस वेक्टर ए को हम पोजीशन वेक्टर कह सकते हैं? बोलो ना, यस और नो? कह सकते हैं क्या पोजीशन वेक्टर? आए? यस सर, नो सर, यस सर, नो सर, नो सर। ये ओरिजिन से स्टार्ट, देखिए सर टोटल नहीं, अरे नहीं है, यहां से स्टार्ट होते, यहां दिखाते ना, मैं से तुमको समझ में आ रहा ना? ओरिजिन से स्टार्ट नहीं है, तो ये वेक्टर तो था, लेकिन जब तक यहां से स्टार्ट नहीं होगा इसको पोजीशन वेक्टर नहीं कहेंगे। कोई दिक्कत जनता पार्टी? जनता पार्टी कोई कहेगा पार्टी का प्रचार कर रहा है, ऐसा नहीं जनता, हम लोग सभी जनता हैं, और हमारी जो पार्टी है अभी इस क्लासरूम में वो जनता पार्टी है। प्यारे बच्चों, ये वेक्टर हमारा अब जाकर के पोजीशन वेक्टर हुआ। आई बात समझ में? तो अब आपसे कोई पूछ ले कि क्या पोजीशन वेक्टर को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट कर सकते हैं? आए? बोलो ना, कर दोगे? यहां से उठा के इसको आगे ले जाओगे? यहां से हटा के यहां ले आओगे? क्यों नहीं ला पाओगे? क्योंकि उसका स्टार्टिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा, ओरिजिन रहेगा नहीं, तो वेक्टर तो रहेगा लेकिन पोजीशन वेक्टर। अब देखिए खोज फंस गया थोड़ा सा। हमने उसमें भी लिखवाया कि वेक्टर को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं, और यहाँ बोल रहे हैं कि पोजीशन वेक्टर को नहीं ले सकते हैं। तो वहां पर एक थोड़ा सा एड ऑन करना चाहिए था मुझे, अगर करना चाहिए तो, कि एक वेक्टर को एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं एक्सेप्ट पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर को छोड़ के सही वेक्टर को ले जा सकते हैं आप एक जगह से दूसरे जगह। समझ में ना? लेकिन यहाँ इसको जहां उठा के दूसरे उधर किए तो क्या होगा बाबू? ये पोजीशन वेक्टर नहीं रहेगा। वेक्टर तो रहेगा, ये पोजीशन वेक्टर नहीं रहेगा। कोई दिक्कत जनता? अब आते हैं बाबू पोजीशन वेक्टर को दिखाने का तरीका, कैसे दिखाएंगे? तो सिंपल सा तरीका, इसके लिए कोई नया नहीं है बाबू, लेकिन मान लीजिए ये आर क्या है बाबू? पोजीशन वेक्टर है। समझे बाबू? आर क्या है बाबू? हमारा पोजीशन वेक्टर है। तो हम इसको चाहें तो लिख सकते हैं इसको ओपी वेक्टर। इसमें एरो मार देंगे ऐसे। इसका मतलब है क्या बाबू? एरो का टेल है ये और ये हेड है। देखिए ना, ओपी में
ये जो एरो है इसका टेल ओ के ऊपर दिख रहा है और हेड कहाँ दिख रहा है बाबू, पी के ऊपर। इसका मतलब है कि ये वेक्टर जो है ना, ओपी वेक्टर जो है ना, स्टार्ट कहाँ से हुआ है, ओ से, और खत्म कहाँ पे हुआ है, पी पे। आई बात समझ में प्यारे बच्चों, आई बात समझ में, वेरी गुड। तो बाबू आर को हम लोग क्या कर सकते हैं, ओपी वेक्टर भी बोल सकते हैं। और ये आर जो होगा और ये ओपी वेक्टर जो होगा, इसको क्या नाम देंगे, तो लिखा हुआ पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। ये पोजीशन वेक्टर होगा, ओपी यानी आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर होगा। अब आगे मैं आपको नोट लिखवाया हूं, आगे मैं डिस्कस भी करूंगा, फिर से मैं डिस्कस कर दे रहा हूं पहले कि पोजीशन वेक्टर का आखिर इस्तेमाल कहां किया जाता है। जैसे यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल आपको मालूम है ना, कहां किया जाता है, क्या करने के लिए बाबू, डायरेक्शंस को दिखाने के लिए हम यूनिट वेक्टर का उपयोग करते हैं। उसी तरह से पोजीशन वेक्टर का इस्तेमाल कहां किया जाता है, तो पोजीशन वेक्टर का इस्तेमाल किसी पॉइंट के पोजीशन को दिखाने के लिए किया जाता है, किसी बिंदु के स्थिति को बताने के लिए किया जाता है। मैं कहां हूं, आप कहां हो, आपके स्थिति को अगर बताना है तो उसके लिए भी हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पोजीशन वेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या कर सकता है बाबू, पोजीशन वेक्टर का। पोजीशन वेक्टर का इस्तेमाल किसी बिंदु यानी किसी पॉइंट या किसी ऑब्जेक्ट यानी किसी वस्तु के पोजीशन को लोकेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल में लाते हैं। तो ये पोजीशन वेक्टर दो पॉइंट से जुड़ा रहता है, एक ओरिजिन से और एक उस पॉइंट से जहां पर वो खत्म होता है। तो आखिर ये पोजीशन वेक्टर पे, अब ये पोजीशन वेक्टर किसी पॉइंट के पोजीशन को बताएगा, किसी ऑब्जेक्ट यानी किसी वस्तु के पोजीशन को बताएगा। तो आखिर इन दोनों पॉइंट पर से किस पॉइंट पर हम मानेंगे कि ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, किस पॉइंट पर वो ऑब्जेक्ट होगा। मान लीजिए ये पोजीशन वेक्टर पोजीशन बताएगा, दो इसका एक ये और एक ये, एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एक एंडिंग पॉइंट है। तो किस पॉइंट पर हम मानेंगे कि ऑब्जेक्ट है, तो जहां पर वो वेक्टर इंड करेगा ना, वहां पर मानेंगे कि जहां जिसका पोजीशन दिखाया जा रहा हो कहां बाबू, एंडिंग पॉइंट पर है, स्टार्टिंग पॉइंट पर नहीं। क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट पर क्या बताना, स्टार्टिंग में तो ऑलवेज फिक्स है कि ओरिजिन होगा। ये पोजीशन वेक्टर जो है ना, ये किसी पॉइंट के पोजीशन को दिखाता है। और कौन से पॉइंट के पोजीशन को दिखाता है, जिस पॉइंट पर वो क्या होता है, वो इंड करता है, इस पॉइंट पर वो जाकर के रुकता है। समझ में ना बाबू, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट तो हम लोगों को मालूम है कि ओरिजिन है, तो उसको क्या दिखाएगा। इसका इस्तेमाल जो होता है बाबू, किसी पॉइंट और किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को दिखाने के लिए होता है। और उस पॉइंट के पोजीशन को दिखाता है वो, या उस जगह पे जो ऑब्जेक्ट है रखा हुआ उसको दिखाता है वो, जहां पर वो वेक्टर क्या कर जाकर के इंड करता है, जहां पर जाकर के वो रुक जाता है। आई बात समझ में। तो मैंने जो नाम लिखा है वो क्या लिखा है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। यानी ये पोजीशन वेक्टर है पॉइंट ओ के लिए नहीं, किसके लिए बाबू, पॉइंट पी के लिए, जहां पर वो इंड करेगा। आई बात समझ में। और लिखने की बात होगी तो कोऑर्डिनेट मैंने यहां पर दो ही लिया है, x, y। मैं चाहूं तो लिख सकता था पॉइंट पोजीशन का x, y, z। अब ये z से किसी को प्रॉब्लम हो सकता है, जो लोग उस दिन क्लास नहीं आया था। बाकी लोगों को z से कोई इशू है क्या, जनता नहीं है बाबू। फिर से मैं बार बार जिक्र करता हूं, इसको क्यों करता हूं कि बच्चा पार्टी लोगों को टेंशन ना हो। बाबू x है और ये क्या बाबू, x डैश है, ऊपर y, नीचे क्या बाबू, y डैश है। वैसे ही एक z होता है एक्सिस बाबू, बाहर की तरफ, z एक्सिस बाहर की तरफ होता है, और z डैश क्या होता है बाबू, अंदर की तरफ होता है। क्या होता है बाबू, अंदर की तरफ। जैसे x और y के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है ना, तो उसी तरह z बाहर होता है, तो x और z के बीच का एंगल 90 डिग्री, और y और z के बीच का भी एंगल क्या बाबू, 90 डिग्री। तो x इधर, x डैश इधर, y ऊपर, y डैश नीचे, बाहर होता है z, तो अंदर में क्या होगा, z डैश। उसके उल्टा क्या होगा, z डैश होगा। आई बात समझ में जी, तुम्हें समझ में आई बाबू, लड़का समझ में आया। x के लिए बाबू यूनिट वेक्टर आई कैप का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। किसका, आई कैप का। आई कैप दिख गया मतलब किसके लिए है, x के लिए है। y के लिए बाबू z अगर दिखाना होता है, ऐसे तो बाहर नहीं दिखा सकता हूं मैं, तो z मैं इधर दिखा रहा हूं। z के लिए किसका इस्तेमाल होता है, k का। z डैश होगा अंदर, लेकिन अंदर मैं दिखा नहीं सकता हूं, यहां दिखा रहा हूं z डैश, और इसके लिए क्या होगा, माइनस के। इसके लिए प्लस के, इसके लिए माइनस के, प्लस x के लिए प्लस आई, तो माइनस x के लिए, माइनस x के लिए माइनस आई। ठीक है बाबू। प्लस y के लिए प्लस j, जबकि माइनस y के लिए माइनस j का इस्तेमाल करते हैं। आई बात समझ में, ओके जनता। x के लिए प्लस, प्लस x के लिए प्लस x आई, और प्लस y के लिए प्लस j, और प्लस z के लिए
प्लस के, और निगेटिव वाला के लिए माइनस लगा देंगे, कोई दिक्कत? और ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, इसीलिए कहा जाता है वो क्लासेस आप लोग शुरू से पकड़ते तो और मज़ा आता, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसको मैनेज करूँगा, समझे? तो अब है पोजीशन वेक्टर को कैसे लिखा जाएगा। तो ये पोजीशन वेक्टर किस पॉइंट को दिखा रहा है बाबू? पॉइंट पी को। हम यहाँ कोऑर्डिनेट और ऐड कर ले, जेड को अगर ऐड कर ले बाबू, तो इसके लिए कैसे लिखेंगे? तो क्या करेंगे बाबू, ये एक्स है, एक्स है तो एक्स पॉजिटिव है यहाँ पे, इसके लिए क्या लेंगे? प्लस आई लगा देंगे, ठीक है ना? वाई के साथ क्या कर देंगे? वाई के प्लस, देखिएगा एक्स आई प्लस वाई जे। अब प्लस क्या बाबू? जेड होगा तो जेड के, नहीं होगा तो क्या होगा? जेड का मान 0 हो जाएगा। आई बात समझ में? तो एक्स के साथ आई लगाते, वाई के साथ जे लगाते, जेड के साथ के लगाते, आपको मालूम है जनता। तो आराम से क्या करेंगे आप, किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर अगर लिखना है आपको तो क्या करेंगे? जो एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा उसके साथ आई लगा देंगे, लगता है। वाई के साथ क्या होता है? जे लगता है, जेड के साथ क्या होगा? के लगता है। जेड रहेगा तो ठीक है, नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं है, ठीक है ना? तो ये बाबू अभी जो पोजीशन वेक्टर अर्थात जो वेक्टर है वो कैसा वेक्टर है? एक बीमीय, द्विबीमीय कि त्रिबीमीय? आए, त्रिबीमीय, 3 डायमेंशनल है, एक्स वाई और जेड। अगर ये 0 होगा तो ये 2 डायमेंशनल, ये भी 0 और ये भी 0 तो क्या होगा? 1 डायमेंशनल। क्या जनता, कोई दिक्कत? तो प्यारे बच्चों, तो यहां से आपको जो पोजीशन वेक्टर जो मिला ओपी, वो किसके पोजीशन को दिखा रहा है बाबू? पॉइंट पी के पोजीशन को। और वो क्या हो गया? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। कोई दिक्कत बच्चा पार्टी? तो पोजीशन वेक्टर लिखने में कोई दिक्कत होगा आपको? तो नहीं। एक्स के साथ आई लगाएंगे, वाई के साथ क्या करेंगे आप? जे लगाएंगे, और जेड होगा तो क्या करेंगे बाबू? के लगाएंगे। आगे मैं बढ़ता हूं बाबू, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लिखा हुआ है इसको भी समझ लिया जाए। मैंने इसके बारे में बोल चुका हूं मैं ऑलरेडी, फिर भी इसको समझते हैं। क्या है बाबू? पोजीशन वेक्टर इज यूज्ड टू शो द पोजीशन ऑफ दैट पॉइंट वेयर पोजीशन वेक्टर इज इंडेड, ठीक है ना? मतलब स्थिति सदिश का उपयोग उस बिंदु के स्थिति को बताने के लिए किया जाता है जहां स्थिति सदिश क्या होता है बाबू? रुकता है। तो जहां पे पोजीशन वेक्टर इंड करेगा, जहां पे पोजीशन वेक्टर क्या होगा? रुकेगा, उस पॉइंट के पोजीशन को दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं बाबू? पोजीशन वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। आई बात समझ में? ओके जनता? तो वो बात तो मैं पहले ही आपको बोल चुका हूं ऑलरेडी, कोई दिक्कत इसमें? उतारने का मौका आपको देंगे जनता। जो ऑनलाइन वाला होंगे क्या करेंगे आप? इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और मैं आगे बढ़ता हूं, पहले समझ लीजिए, उसके बाद फिर उतारने का मौका आप लोग को पर्याप्त दिया जाएगा। मौका आपको नहीं कि ऐसे ही भाग जाएंगे हम लेके किधरों, ऐसा नहीं जनता। ये आप ही के लिए है बाबू, और जब तक आप नहीं उतारेंगे तब तक हम कहाँ जाएंगे? किस घड़ी जाएंगे? किधर जाएंगे? हाँ बाबू, पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है तनी सुनिएगा। कुछ तो स्पेशल है जनता, इसलिए स्पेशल क्लास लिया जा रहा है इसका, समझ में आ रहा है ना? कुछ तो है। तो हम आगे देखेंगे। व्हेन पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी 2 पॉइंट इज गिवन, अगर किसी भी 2 पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आपको दिया गया हो, और पोजीशन वेक्टर कैसे दिया गया रहेगा? कोई भी पॉइंट रहेगा, उसका कोऑर्डिनेट अगर हमें मालूम है, उसका निर्देशांक अगर हम मालूम है, जैसे x, y था, तो उसका पोजीशन वेक्टर लिखने के लिए क्या किए हम? x के साथ i लगा दिया, y के साथ क्या कर दिया हम? j लगा दिए, बात खत्म। तो हमारा वो वेक्टर जो OP था, जो r था, हमारा मिल गया। तो वेक्टर r बराबर यानी वेक्टर OP बराबर क्या होगा? xi प्लस yj। तो किसी 2 वेक्टर का पोजीशन वेक्टर आपको मालूम है, इसका मतलब क्या है? दोनों का कोऑर्डिनेट आपको मालूम रहना चाहिए। दोनों कोऑर्डिनेट अगर मालूम है, दोनों का निर्देशांक अगर मालूम है, x का मान, y का मान, और z है तो z का मान, इसका मतलब क्या बाबू? उसका पोजीशन वेक्टर आपको मालूम है। कोई दिक्कत? जैसे मान लीजिए एक पॉइंट आपको हम दे दिए, यहाँ पे दे दिए पॉइंट A, इसका कोऑर्डिनेट है 3,4। अब कोई बोले कि पॉइंट A का पोजीशन वेक्टर लिखो, तो पॉइंट A का पोजीशन वेक्टर क्या होगा हमारा? OA होगा। OA होगा, क्योंकि शुरू वो पोजीशन वेक्टर तो शुरू तो O से होगा, और A का लिखने के लिए बोलते A पर खत्म होगा, क्या बाबू? तो OA होगा, और वो क्या होगा बाबू? 3i प्लस क्या बाबू? 4j। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत जनता? और भी कोई चीज लेना चाहते तो ले लीजिए। इसका चाहिए आपको, पॉइंट बी का चाहिए, और इसका कोऑर्डिनेट है बाबू -3,5 एक्स वाई लिए हैं। तो ये पोजीशन वेक्टर क्या होगा इसका? OB होगा, और क्या होगा बाबू? -3i। अब कोई कहेगा सर ये निगेटिव एक्स है ना, इसके लिए माइनस है लगाइए। तो बाबू ऑलरेडी इस
एक्स के साथ क्या है, माइनस लगा हुआ है, समझ में आ रहा ना, ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है, नहीं लगा होता तो हम लगा देते, या तो अगर इस यहां पे +3 लिखिएगा तब यहां पे माइनस लगाइएगा, समझ में आ रहा ना। देखिए अगर माइनस ऑलरेडी यहां लगा चुके हैं तो यहां आई क्या होगा, आपका पॉजिटिव होगा। इसका मतलब जो बिंदु रहेगा ना, प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा क्या, माइनस ले लेंगे, और आई और जे और के को क्या करेंगे, आप पॉजिटिव रखेंगे, समझ में आ रहा ना। इसके लिए क्या होगा बाबू, -3। अब आई को निगेटिव नहीं करेंगे क्योंकि इसको ऑलरेडी निगेटिव ले चुके हैं। अब प्लस क्या बाबू, 5 है ना, तो 5 क्या हो जाएगा जी, और ये हो जाएगा क्या बाबू, ओ बी, यानी बी का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। कोई दिक्कत है आपको, किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर का लिखना हो तो उसके लिए क्या चाहिए आपको, उसका कोऑर्डिनेट मालूम होना चाहिए, उसका निर्देशांक मालूम होना चाहिए। कोई दिक्कत जनता, क्लियर बात बाबू। एक एक करके एक एक स्टेप तुम लोग को आगे बढ़ा रहे जनता। तुम फील कर रहा हो तो फील कर पा रहे हो तो करोगे। बहुत सारे लोग इसको तड़ाक से खत्म कर देता है, और ये हमसे ना हो पाता है जनता। मैं चाहता हूं कि थोड़ा धीरे धीरे करूं ताकि मेरे बच्चा पार्टी को पूरा बच्चा बढ़िया समझ में आ जाए, बढ़िया से आ जाए। मुझे आपको पटना का लेवल, कोटा का लेवल मैच कराना है। देखिए ऐसा नहीं कि मैं आया क्लास में और डायरेक्ट आपको मैं सोचा कि कोटा वाला बना दूं, डायरेक्ट पटना वाला बना दूं, पता चले कि ना कोटा वाले बने ना पटना वाले बने और बेतिया वाले के लायक भी नहीं बचे, तो क्या फायदा होगा। हम पटना खुद अपनी पढ़ाई की है, पटना बाहर रह करके। अब यहाँ पर हम आए तो बहुत सारे लोग कोचिंग खोल लेता, कहता है कि मैं नीट और जेई पढ़ाता हूँ। पता चलता है कि कोचिंग खोला 10 दिन के बाद बंद हो गया। बच्चा तो आया नीट और जेई पढ़ने, इतना ना उब गया नीट और जेई से कि 10 दिन के बाद कहता है कि भैया रह दे, हमारा ना चाहिए। पहले बेतिया को बेतिया बनाने तो दो, पहले बेतिया को बेतिया बनाओ, उसके बाद बेतिया से आगे ले जाओ मुजफ्फरपुर, फिर ले जाओ हाजीपुर, उसके बाद पटना पहुंचाओ, उसके बाद दिल्ली पहुंचाओ, उसके बाद कोटा पहुंचाओ। अब तो डायरेक्ट यहाँ बहुत सारा कोचिंग खोला बेतिया में बाबू, बेतिया को पटना बनाना, बेतिया को कोटा बनाना, पता चला कोचिंग में बंद हो गया। कारण कि वो बेतिया को समझता नहीं है। पहले बेतिया को तो पहले बेतिया जैसा डील करो, बच्चों को तो अपने कॉन्फिडेंस में लो, उसको समझने लायक बनाओ। जब बच्चा खुद चलना सीख लेगा तो दौड़ जाएगा, काम है ना, चलना सीख लिया तो दौड़ना भी सीख जाएगा। तो पहले चलाओ तो सही उसको। मैं बहुत पेशेंस रख के पढ़ाता हूँ जी, एक एक टॉपिक को, एक एक कब किसके बाद। मैं वेक्टर का टाइप पढ़ा था, पहले पढ़ा देता इसको, लेकिन पहले नहीं पढ़ाया। मुझे लगा कि नहीं, बाद में यहाँ पढ़ाना चाहिए ताकि बच्चा को और समझ में आए। आई बात समझ में, तो उसको रीअरेंजिंग हम लोग करके पढ़ा रहे हैं। हाँ बच्चा पढ़ी तो कोई 2 पॉइंट का पोजीशन अगर आपको मालूम होता है, यही डिस्कस किया गया बाबू आपको, कि अगर आपको किसी 2 पॉइंट का पोजीशन मालूम हो, वही लिखा गया व्हेन पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी 2 पॉइंट इज गिवन, यानी किसी 2 पॉइंट का पोजीशन मालूम, अर्थात पोजीशन वेक्टर मालूम हो या दिया हुआ हो, देन द डिफरेंस ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट। तो उस दौरान फाइनल और इनिशियल पॉइंट के पोजीशन का जो डिफरेंस होगा, पोजीशन वेक्टर का जो डिफरेंस होगा, गिवन ए न्यू वेक्टर, वो क्या करेगा, एक नया वेक्टर हमें दे देगा। 2 पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हमें मालूम अगर हो, तो उन दोनों पॉइंट के पोजीशन वेक्टर का डिफरेंस लेंगे, दोनों पोजीशन वेक्टर का हम अंतर लेंगे, तो वो क्या करेगा, हमें एक नया वेक्टर प्रोवाइड कर देगा। समझ में आ रहा ना। एंड इट इज नॉन एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, उसे हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहेंगे। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर समझ गए, डिस्प्लेसमेंट किसी 2 पॉइंट का पोजीशन वेक्टर का डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है बाबू, डिस्प्लेसमेंट होता है। समझ में आ रहा ना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। डिस्प्लेसमेंट जो आप पढ़े हैं, विस्थापन, आपने परिभाषा तो ये पढ़ लिया कि 2 पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, 2 पॉइंट के बीच का सबसे कम दूरी विस्थापन कहलाता है, लेकिन वो इनकरेक्ट डिफिनीशन है, करेक्ट डिफिनीशन नहीं है। तो फिर बात आती क्या कि हमारे गुरुजी ने पिछले क्लास में मैट्रिक तक हमको जो पढ़ाया क्या गलत पढ़ाया, तो वो नहीं, गलत नहीं पढ़ाया। जो उन्होंने पढ़ाया लेकिन वो पूरा कंप्लीट डिफिनीशन नहीं है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, और जो डिफिनीशन आप रट करके रखे हो, जो डिफिनीशन आप पढ़ के रखे हो, वो डिफिनीशन केवल वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बताता है, डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड को बताता है, डायरेक्शन को नहीं बताता है। डिस्प्लेसमेंट क्या है बाबू, एक वेक्टर क्वांटिटी है। उस डिफिनीशन से हमें जो मिलता है वो केवल और केवल क्या मिलता है बाबू, मैग्नीट्यूड यानी परिमाण मिलता है। आपको डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन चाहिए तो डिफिनीशन चेंज करना पड़ेगा, जिससे आपको क्या हो जाए, आपको डायरेक्शन भी मिल जाए। तो देखिए ना, 2 पॉइंट के पोजीशन वेक्टर का डिफरेंस आपको क्या मिल गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल गया, अर्थात वेक्टर मिल गया।
जब डिस्प्लेसमेंट खुद ही वेक्टर है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, इसके पास क्या होगा, डायरेक्शन भी होगा। समझ में आई बात? अंतर आता है बाबू। मैंने शुरू में ही आपको बोला, वो डिस्प्लेसमेंट आपको जो बताया जा रहा है, अभी मैं बता रहा हूं, जो आप जानते हो वही बता रहा हूं। और आगे अभी मैं नहीं बोल सकता हूं कि देखो ये गलत है कि सही है। डिफिनेशन सही था, लेकिन 100% वो डिस्प्लेसमेंट को डील नहीं कर रहा था, क्योंकि उसके दो प्रॉपर्टी हैं, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। तो वो डिफिनेशन केवल मैग्नीट्यूड को डील करता है, केवल परिमाण को डील करता है, डायरेक्शन को डील नहीं करता है। ओके जनता, पेशेंस रखिएगा बाबू, पेशेंस रखिएगा, बर्दाश्त कीजिएगा, बर्दाश्त कीजिए। और जो आपको पढ़ाया जा रहा है बाबू, घर से पढ़ के आइए, रिक्वेस्ट है आपसे। उसके बाद मैं देखता हूँ आपको फिजिक्स समझ में आता क्यों नहीं है। लेकिन अगर मैं कितना भी पढ़ा दूँ, आप जाकर घर पे पढ़ेंगे नहीं, घर से पढ़ के नहीं आएंगे, तो भैया मेरा इसमें कोई गलती नहीं है जनता। सारा गलती तुम्हारी है कि तुमने पढ़ा नहीं। इतना टाइम दे के कोई नहीं पढ़ाता है बाबू। जितना दिन से मैं वेक्टर शुरू किया हूं ना, उतना दिन में वेक्टर लोग खत्म कर चुका है। तो आपके लिहाज से हो सकता है वो बहुत अच्छा टीचर होगा, हो सकता है, लेकिन हमारे नज़र में नहीं है। क्योंकि मेरे नज़र में अच्छा टीचर हम उसको मानते हैं कि अपने क्लास के 100% बच्चों को सेटिस्फाई करे। 2-4 बच्चों को सेटिस्फाई करके क्या कर देंगे हम? पढ़ा तो देंगे हम ही तेजी में। कुछ बच्चे सेटिस्फाई हो गए, कुछ बच्चों को समझ में आया, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया। लेकिन मैंने अभी समय आपको दे रहा हूं, अगर समय देता भी मैं आपको, तो सबको मैं बराबर मौका देता हूं कि सबके पास मौका है समझने का। अगर आप इसको ढंग से पढ़ लोगे तो सबको ही समझ लेगा फिजिक्स जी। आज के पहले तुम फिजिक्स के बारे में कुछ नहीं जानते थे ना, मैं इतना गारंटी देता हूँ। शुरू में तो जिस दिन क्लास जो आया था, शुरुआत क्लास जो बच्चा आया था, उस दिन मैं बोला था तुमको फिजिक्स का अगर पी नहीं आता है ना, फिर भी तुम क्लास में आकर बैठ जाओ, रेगुलर आओ, जो बताया जाए करके आओ, देखते हैं फिजिक्स तुमको समझ में क्यों नहीं आता। लेकिन पढ़ना पड़ेगा बाबू। अभी समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? किसी कोई फिजिक्स में दिक्कत होता है क्या जनता? होगा तो आप बता दीजिएगा मुझे, ठीक है ना? जो भी कमी पेशी होगा मैं पूरा कर दूंगा। लेकिन सबसे बेसिक से फिजिक्स चल रहा है, समझ में आ रहा है? इससे नीचे फिजिक्स नहीं जा सकता है, ठीक है? हाँ, आगे मैं जब चैप्टर शुरू करूंगा तो मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। अभी इसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, कम से कम 2 सप्ताह का तो और रखना पड़ेगा। मोशन चैप्टर पढ़ने के लिए कम से कम 2 सप्ताह का आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, कम से कम। क्योंकि इसके बाद, इस चैप्टर खत्म करने के बाद आपको फिर हम मैथमेटिक्स की दुनिया में ही ले जाएंगे। कुछ छोटे छोटे टॉपिक मैथमेटिक्स से मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है ना? उसके बाद मैं फिजिक्स से स्टार्ट करूंगा, तब कहूंगा आओ अब पार्टी शुरू करते हैं। हाँ क्योंकि फिजिक्स बहुत झंझटिया चीज है बाबू, बहुत झंझटिया चीज। हम भी पता है कब ढील देते हैं, अभी ढील नहीं रहे हैं, हम भी कब ढील लगते देखते हैं। क्लास का हर एक बच्चा जब मनमौजी हो गया, ऐसा पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो हम क्लास को क्या करेंगे, लो स्तर पर ले जाएंगे। उठा रहे थे हम, धीरे 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 ले जा रहे थे। लेकिन जिस दिन मालूम चला कि सारा बच्चा डैमेज हो रहा है, मेहनत नहीं कर रहा है, डैमेज होने का मतलब मेहनत नहीं करके आ रहा घर से, हम क्या करेंगे? जब ऊपर चढ़ जाए, ऊपर नहीं चढ़ेंगे, अब रुक जाएंगे यहीं पर, और उसके बाद भले ऊपर नहीं चढ़ेंगे तो नीचे गिर जाएंगे। क्योंकि हम क्या करेंगे, बच्चा को पढ़ाना है ना जी। हम ऊपर उठाते जाए, पता चला क्लास खाली हो रहा है, धीरे धीरे हम लेवल उठा रहे हैं, क्लास धीरे धीरे खाली हो रहा है। कितना उठाएं जी, रुक जाते हैं। लेकिन आप सभी मेहनत कीजिएगा तो क्लास का लेवल कभी गिरने नहीं देंगे, गारंटी है। जितना ऊपर ले जाना हो ले जाएंगे, ठीक है ना? और उसके बाद आप कहीं भी तुलना कर लीजिए बाबू, बेतिया वाले से नहीं, बेतिया छोड़ दीजिए, पटना कोटा तुलना कर लीजिए, तब पता चल जाएगा आपको कि अंतर क्या है। बस लेकिन इसके लिए साथ देना पड़ेगा आपको हमारा। आइए जनता पार्टी, जनता लोग, पब्लिक लोग देखते हैं। तो किसी 2 पॉइंट का पोजीशन का जिक्र है, अगर जनता किसी 2 पॉइंट का पोजीशन वेक्टर अगर आपको मालूम है, 2 पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आपको एक नया वेक्टर देगा, ठीक है ना? नया वेक्टर देगा। उस नया वेक्टर को हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी कह सकते हैं। जैसे आज की क्लास में कुछ बच्चे एब्सेंट थे या एब्सेंट हैं, अब उनको बाबू कौन बताएगा? इतना बच्चा नहीं सोचता है जी, आप लोग भी नहीं सोचते, कभी आप फिर मार देते हो। अरे इससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है भाई। अब ये तुम्हारा छूट गया, फिर कौन पढ़ाएगा? हाँ, हो सकता है कि मैं फिजिक्स का केवल वीडियो भी डालने की कोशिश करूँगा यूट्यूब पे, तो वहाँ तुम कभी देख लोगे। लेकिन जो नहीं देखने का वीडियो मिलेगा तब कहाँ से देखोगे? बच्चे सोचते हैं कि हम मोबाइल से देख लेंगे, किताब से देख लेंगे, नहीं देख पाते हैं जी। जो बच्चे क्लास ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, वो क्या मोबाइल में देखेंगे, क्या किताब से पढ़ेंगे? लोग कहते हैं मोबाइल में पढ़ लेंगे, अरे भाई नहीं हो पाता है। तो बाबू जब किन्हीं 2 बिंदुओं का स्थिर सदिश हमें क्या होता है बाबू, ज्ञात होता है, तो अंतिम तथा प्रारंभिक बिंदु के स्थिर सदिश के अंतर से हमें एक नया सदिश क्या होगा बाबू, प्राप्त होगा। प्राप्त सदिश को हम विस्थापन
सदिश भी कह सकते हैं। ठीक है बाबू। कभी कभी देखते होंगे आप लोग क्लास में, वो कोई बच्चा क्लास में कॉपी नहीं उतारा, बोर्ड पे से नहीं उतारा, बोला कि जाएंगे घर पे किसी दोस्त का कॉपी ले लेंगे कि हमारे बगल में है तो उसका कॉपी लेकर उतार लेंगे। लेकिन देखिएगा मैक्सिमम टाइम आपका वो चीज़ छूटा रह जाता है, छूटा रह जाता है बाबू मैक्सिमम बच्चों का। जैसे वो छोड़े थे वैसे छूटा रह गया, सोचते कल पूरा कर लेंगे, परसों पूरा कर लेंगे, वो दिन आता ही नहीं जब पूरा हो। तो छोड़ना नहीं है जनता, कल के भरोसे कुछ मत छोड़िए। अधजल गगरी छलकत जाए, वही गगरी छलकता है जो आधा भरा होता है। देखना, तुम समझ रहे कि हम बहुत ब्रिलियंट हैं, रिजल्ट आ गया तुम्हारा, पता चला कि रे हमारा तो हमारा से ज्यादा ब्रिलियंट तो वो बटे इक्के छुपा रुस्तम रहो रे, पता चला एकरा बारे में इतना नंबर अच्छा बढ़िया रिजल्ट याद दिलक जो जरा कम नंबर आइल बा छलकत चली पूरा है कौन बा हमरा सामने, पता चल रिजल्ट के बाद कि तोर काका बहुत है ना लोग कतला कहियो। तो बाबू अधजल गगरी क्या होता है बाबू? छलकत जाए। जब गगरी में आधा पानी तो लोग ठुमक ठुमक के खूब चलेगा, कौन दिक्कत नहीं, छलकत जाता। और जब भारी पूरा गगरी भरा हुआ है तो क्या बाबू धीरे धीरे न जाएगा वो, हाँ एक बूंद नहीं गिरने देगा। अब बच्चे आप लोग भी कभी कभी गलती कर देते हैं, लगते थोड़ा सा लगता है कि हम बहुत तेज हैं, कभी नहीं जनता तेज बनी है लेकिन उसका शो ऑफ नहीं करना, दिखावा नहीं करना है जी। और दिखावा से क्या होता है आदमी के अंदर घमंड आता है, समझे ना। और जब उदाहरण देते घमंड का तो आप लोग चीजों को जानते हैं कि रावण का घमंड नहीं रहा, उतना बड़ा विद्वान था, तो हम लोग तो कुछ नहीं है। क्या बाबू, आइए हम आगे की तरफ क्या करते हैं बाबू, बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों एक पॉइंट आपका हमने ले लिया, देखिएगा ये अभी छोड़िए फिगर को, अभी फिलहाल आप इधर इधर कंसंट्रेट करिए बुआ, एक्स और क्या बाबू वाई। एक पॉइंट दिया है जनता ए जिसका कोऑर्डिनेट है आपका बाबू 2,4, एक पॉइंट है आपका बाबू बी जिसका कोऑर्डिनेट है बाबू आपका 4, कुछ भी रख लेते 4,1 कर लो, हटाओ, ठीक है ना। तो 2 पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आपको, 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको मालूम है, इसका दोनों का मतलब इसका दोनों का पोजीशन वेक्टर मालूम है। 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम है मतलब दोनों का पोजीशन वेक्टर क्या बाबू आपको मालूम है। अब हमको क्या चाहिए, इन दोनों पॉइंट के बीच का एक वेक्टर चाहिए, क्योंकि बोला गया है कि 2 पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मालूम है, तो दोनों पॉइंट के पोजीशन वेक्टर का डिफरेंस क्या करेगा, नया वेक्टर दे देगा। तो ये पॉइंट बी एक है बाबू, एक पॉइंट क्या बाबू हमारा ए है, तो पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर लिखना चाहे अगर तो क्या होगा वो ए होगा, ठीक है ना। और वो क्या होगा बाबू 2i + 4j, कोई दिक्कत बच्चा पार्टी। और दूसरा क्या होगा बाबू हमारा ओ भी होगा, और वो क्या होगा बाबू 4i + 1j, या केवल जे। और ये क्या करना है, एक वेक्टर चाहिए, कौन सा वेक्टर, वैसा वेक्टर जो ए से शुरू और कहां पे जाए बी पे, ए से शुरू हो कहां जाए बी पे जाए। ये तो ओरिजिनल जनता, ए से शुरू करके बी पे जाने वाला वेक्टर चाहिए, यानी आपको चाहिए क्या बाबू ए बी वेक्टर चाहिए। क्या चाहिए, ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर देखिए ना, ए के ऊपर टेल है और बी के ऊपर क्या है हेड है, मतलब ये शुरू कहां से होगा, ए से खत्म कहां पे होगा बी पे। हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है बाबू ए है, एंडिंग पॉइंट क्या हमारा बाबू बी है। ए बी वेक्टर कैसे मिलेगा, ए बी वेक्टर के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आपको मालूम है कि 2 पॉइंट के पोजीशन वेक्टर का अंतर नया वेक्टर होगा, कौन से किसमें से किसको घटाएंगे। अब ए में से बी को घटाएं कि बी में से ए को घटाएं, यानी बी के पोजीशन वेक्टर में से ए के पोजीशन वेक्टर को घटाएं या ए के पोजीशन वेक्टर में से हम बी के पोजीशन वेक्टर को घटाएं। तो देखिएगा बाबू ए बी में हमारा एंडिंग पॉइंट बी है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है ए है, हम बी के पोजीशन वेक्टर में से क्या करेंगे ए के घटाएंगे, एंडिंग वाले में से स्टार्टिंग वाले को घटाएंगे। ओके जनता, हम लिखेंगे बाबू यहां पर पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या बाबू पॉइंट बी, ठीक है ना, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, पी से पोजीशन, बी से वेक्टर ऑफ ए, बी मतलब पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर, पी से पोजीशन, बी से वेक्टर ऑफ ए, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या बाबू ए। तो बी में से हम ये घटाएंगे, तो बी हमारा, बी का पोजीशन वेक्टर क्या है भाई हमारा 4i + j, और माइनस ए का 2i + 4j, कोई दिक्कत। तो 4i में से 4i लिखिए पहले, j लिखिए,
माइनस 2i लिखिए, और माइनस क्या हो जाएगा 4j, क्योंकि माइनस दोनों मल्टीप्लाई होगा क्या बाबू? ये एक i है, ये भी i है, इसके साथ भी, तो 4i में से 2i घटाइए तो क्या होगा 2i, ठीक है। अब प्लस j में से 4j घटाइए तो क्या होगा 3 माइनस j या माइनस 3j, आए 3 माइनस j या माइनस 3j, कोई दिक्कत? हमारा ये जो वेक्टर मिलेगा कौन सा वेक्टर मिला बाबू? ए बी वेक्टर। कोई दिक्कत बोलो ना। ये ए बी वेक्टर एक नया वेक्टर मिल गया, और यही क्या कहलाएगा बाबू? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहलाएगा। यानी ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, अर्थात डिस्प्लेसमेंट है किसके बीच का? पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच का। पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का डिस्प्लेसमेंट है वो ए बी, समझ में आ रहा? यानी अभी आपने क्या निकाल लिया? डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया। डिस्प्लेसमेंट पढ़ा नहीं, निकाल लिया, समझ में आ रहा ना? लोग कहेला मास्टरवा को होता, ये सब ना कहे। तो आपने डिस्प्लेसमेंट अभी नहीं पढ़ा जनता, आपने डिस्प्लेसमेंट निकाली। ये डिस्प्लेसमेंट है जनता, ये ए बी डिस्प्लेसमेंट है। जहां पे क्या है ए बी, मतलब आप शुरुआत किए अपने मोशन कहां से? ए से, खत्म कहां किए हैं? बी पे। समझ में आ रहा ना? या आप कहीं से भी घूम के आइए ए बी के पास, ए से शुरू के बी पे खत्म हुए, तो ए बी एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल गया। अब वो ये वेक्टर है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और इसके पास डायरेक्शन भी होगा। निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं? इसका मैग्नीट्यूड निकल जाएगा आपसे। क्या फॉर्मूला क्या होगा इस वेक्टर का? मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला बताइए। रूट अंडर कोफिशिएंट ऑफ i का स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ, खत्म, खेला खत्म, खत्म। डायरेक्शन टेन कोफिशिएंट ऑफ i। बाबू जो नहीं पढ़ा एक तुम उधर बर्दाश्त करना है, हम इधर हैं अभी, ठीक है बुआ? बाकी लोग कोई दिक्कत? तो तुमको क्यों पढ़ाए थे उधर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन? किस लिए? इसको फरियाने के लिए, समझ में आ रहा ना? ऐसे ऐसे बहुत लोग मिलेंगे अभी रास्ते में। इतना ही छोटा सा नमूना है, इसके तो ढेर लौंडा मिलेगा, सब सरिया देंगे सब किसी को। समझ में आ रहा बाबू? कोई नहीं तो लोग कहला को होता है वह मास्टर वो, ठीक है बाबू? तो ये इस दिन के लिए तुम्हें पढ़ा रहे बुआ। अभी तो ये छोटा सा बच्चा है, इसके साथ को बच्चा मिलेगा सब। जब उसको सलाट दिए पहले, इसको भी सलाट देंगे, ऐसा जितना लवंडा मिलेगा सबको सरियाते चलेंगे। चल हट साइड मत। लेकिन बाबू जो बच्चे को वेक्टर पे कमांड नहीं हुआ तो वहां पे रोएगा, यहां पे रोएगा, और आगे जितना बार आएगा तहां रोएगा। समझ में आ रहा ना? और यही प्रॉब्लम फंसाता है फिजिक्स। समझ में आ रहा ना? बेसिक तो जानकारी नहीं है तो तुमसे क्या क्वेश्चन बनेगा भाई? एक तो क्वेश्चन फंसाता है, क्वेश्चन फंसाएगा, लेकिन तुमको बेसिक जानकारी है तो तुमको क्या बेसिक जानकारी, तो क्वेश्चन तो फंसेगा ही फंसेगा। पहले बेसिक जानकारी रखो, उसके बाद क्वेश्चन फंसाए तो मजा है। अब हमको चाहिए अगर ए बी वेक्टर निकाल दिए, हो सकता है मुझे ए बी ना निकालना पड़े, क्या निकालना पड़े? बी ए वेक्टर निकालना पड़े। हम मोशन की शुरुआत ए से नहीं, बी से, ए से बी पर नहीं गए, हम कहां से गए? बी से ए पर। हमको चाहिए कौन सा वेक्टर? बी ए वेक्टर। लो ए बी ना बी ए चाहिए, तो बी ए चाहिए क्या करेगा भाई? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या बाबू? पॉइंट बी ना, पॉइंट बी। कोई दिक्कत? लड़का समझता है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए कितना है बाबू? ये ना भाई दिन हुआ 2i प्लस क्या बाबू? 4j माइनस 4i प्लस 1j, ठीक है ना बाबू? अब ये 2 में से 4 घटाए पड़ी नू, 2 माइनस आई हो जाए, बोलो ना, ठीक बा? जोड़ आई 4j में से माइनस प्लस में माइनस हो जाए तो जे घटाए पड़े क्या चाहिए वो? 3j। समझ में आ रहा बाबू? तुम लोगों को फील दिख रहा होगा ना? दिख रहा सब किसी को? ये तो बोल तो रहे कर रहे हैं हम। ये जो तुम्हें वेक्टर मिला, कौन सा वेक्टर मिला? ए बी वेक्टर मिला। कौन सा वेक्टर? ए बी के बी ए, बी ए मिला जनता, बी ए मिला। और वो क्या मिला बाबू? 2 माइनस आई अब प्लस क्या बाबू? 3j। इसको देख लिए और आप ऑलरेडी क्या निकाल चुके हैं? ए बी वेक्टर। ये क्या बाबू? 2i प्लस 3 माइनस j। ये दोनों वेक्टर में अंतर बताइए क्या है? ये पॉजिटिव है, यहां ये निगेटिव है, और ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है।
अब देखिए एक और, एक लास्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट, एक लास्ट बात बतियाएंगे तुमसे, इसे बतियाते नहीं है हम, बतियाएंगे लेकिन। अब सुनो, अगर ए बी वेक्टर जो है हमारा पहले से मिला हुआ, इसमें अगर हम -1 से गुना कर दे तो क्या होगा? ए बी वेक्टर -1 से गुना करते हैं, इसमें गुना करिए माइनस, ए बी वेक्टर -1 से गुना मत कर, इसका मतलब -1 से गुना करेंगे, ए बी वेक्टर में -1 से गुना करेंगे, यानी इसमें -1 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा हमको बाबू? 2 - i प्लस 3j। तो ये जो मिला तुम्हारा ये क्या है? वही है जो तुम निकाले हो। ए बी वेक्टर में हम क्या किए? -1 से गुना किए हैं, और ये जो मिला हमको, ये क्या मिला? ये तो बी ए वेक्टर मिल गया। और ये अब है क्या बाबू? बी ए वेक्टर। ए बी वेक्टर में -1 से गुना कर दे क्या मिल गया? बी ए मिल गया। यानी ए बी में -1 से गुना करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? बी ए बन जाएगा। और बी ए में -1 से गुना करेंगे तो हाई लो इनका भाई लो मर दे यार। ए बी के बी ए के ए बी बना दिए क्या करके? -1 से गुना करके। समझ में आता ना? अर्थात ए बी वेक्टर मतलब इधर वाला, बी ए मतलब इधर वाला। हाई दोनों वेक्टर ए बी वेक्टर और बी ए वेक्टर एक दूसरे का अपोजिट है, एक दूसरे का उल्टा वेक्टर है, बोलना, एक दूसरे का निगेटिव वेक्टर है। यानी ए बी में गुना किए तो ई मिल गया, इसमें गुना किए तो ये मिल गया। अगर एक वेक्टर तुम्हें मालूम है और उसका उल्टा वेक्टर, उसका अपोजिट वेक्टर तुम्हें निकालना है तो क्या करोगे? बैठ के निकालोगे? नहीं, जो होगा उसमें -1 से गुना कर देंगे, बात खत्म। जो करे जो बोलना। तो किसी भी वेक्टर में आज के बाद अगर -1 से गुना कर दिए तो बताओ उस वेक्टर का दशा क्या होगा? उसका डायरेक्शन सीधे अपोजिट हो जाएगा। रहेगा पूर्व कोरी तो हो जाएगा वो पश्चिम कोरी। हाई लो, और वही पश्चिम तो हो जाएगी। ये कोई सानू को अवस्था नहीं क्या है? हम पूछ ले, मान लेते कौन अवस्था का भरोसा बता नहीं क्या? तो अब दो पॉइंट का अगर पोजीशन वेक्टर आपको मालूम है तो उनके पॉइंट, उनके बीच का डिफरेंस आपको एक नया वेक्टर देगा बाबू, कोई दिक्कत? ठीक है ना? उसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलेंगे और उसका इस्तेमाल हम लोग आगे चल के करने वाले हैं। ठीक है ना बाबू? ये टॉपिक उसी के लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए बना है। समझ में आई बात? और अगर हमें एक ए बी वेक्टर मालूम है तो बी ए वेक्टर निकालने के लिए -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आई बात समझ में? अब आइए ना, जो चीजें दिखी उसको समझ लिया जाए। 2 मिनट काम है, उसके बाद आप छापिएगा, खाली ताता छापिएगा। सुनिएगा, एक पॉइंट पी है जिसका पोजीशन वेक्टर हमको मालूम है, यानी पोजीशन कोऑर्डिनेट मालूम है, निर्देशांक मालूम है, x1, y1। इस पॉइंट Q का भी मालूम है, x2, y2। हमें एक वेक्टर दे जो P से शुरू कहां से जाए? Q पर। हमको क्या करना पड़ेगा? पॉइंट Q के पोजीशन वेक्टर में से पॉइंट P के पोजीशन में क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। देखिए ना, हमको PQ वेक्टर चाहिए तो पोजीशन वेक्टर पॉइंट Q माइनस पोजीशन वेक्टर पॉइंट P। ये क्या होगा बाबू? पहले Q का लिखेंगे x2i प्लस y2j, माइनस तो माइनस, अब P का क्या होगा? x1i प्लस y1j। कोई दिक्कत? अब ये इसमें माइनस आ जाएगा, देखिएगा, इसमें माइनस जाएगा, इसमें माइनस जाएगा, तो ये क्या होगा? ये x2i है और ये माइनस x1i है, तो i कॉमन कर लीजिए तो क्या मिलेगा? x2 माइनस x1i। जोड़ है तो जोड़ y2j, और यहाँ पर माइनस मल्टीप्लाई तो क्या होगा? माइनस y1j हो जाएगा। तो y1j दोनों में जो कॉमन कीजिए क्या होगा? y2 माइनस y1j। कोई दिक्कत? तो इस तरह से क्या होगा? आपको वेक्टर PQ मिल गया क्या बाबू? x2i माइनस, सॉरी x2 माइनस x1i अब प्लस क्या बाबू? y2 माइनस y1j। कुछ दिक्कत है क्या बाबू आपको? यानी इसके x2 में से इसके x को इसके x में से इसके x को घटाएंगे, जोड़ i लगा देंगे। वो देखिए, x के x में से इसके घटाएंगे, i लगाएंगे, जोड़ इसके y में से इसके y घटा देंगे, क्या करेंगे? j लगा देंगे। कोई दिक्कत? जैसा लिख रहे नहीं अभी रे बाबू, अभी लिख रहे नहीं है 2,4। ये रहा पॉइंट, आई रहा पॉइंट बी, और कौन रहा बाबू? 4,1 ये रहा। मान लो हमें चाहिए अब कौन सी वेक्टर बाबू? ए बी वेक्टर। तो बैठ के निकालना थोड़ी होता ना जी, फोटो बनाए हैं डायरेक्ट। 4 में से 2 गई तो 2i, जोड़ 1 में से 3 गई -3, यानी 3 माइनस j, खत्म। कौन दिक्कत बा? समझ में आई? ले लिखा सब जाकर घर मेहनत करिए, समझ में आता हूँ। अब देखा था पी क्यू निकल गई, अब ओ क्यू चाहिए क्या करेगा? -1 से गुना
हाई हो जाएगी प्लस, हाई हो जाएगी माइनस, हाई हो जाएगी प्लस, हाई हो जाएगी माइनस, x1 माइनस x2 आई प्लस y1 माइनस y2 j। कोई दिक्कत? चलिए एक पॉइंट पीछे और है, क्या जनता, मैग्नीट्यूड ऑफ PQ और OQ इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बिटवीन पॉइंट P एंड Q और पॉइंट Q एंड P। यानी ये जो PQ वेक्टर आप निकाले हैं, चाहे OQ वेक्टर निकाले हैं, सॉरी PQ वेक्टर निकाले हैं या QP वेक्टर निकाले हैं, इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या बताएगा भैया? PQ का मैग्नीट्यूड ये वेक्टर है ना बाबू, और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, यानी इन दोनों का पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट है, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या बताएगा? तो ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड ना बताएगा जी, उसका इसका परिमाण, जो इनके बीच का विस्थापन है उसका परिमाण बताएगा। कोई दिक्कत? तो ये PQ का परिमाण कहिए तो चाहे QP का परिमाण कहिए तो, दोनों का मोड मतलब इसकी लंबाई बताएगा। अगर ये PQ का परिमाण 10 मीटर आएगा तो QP का परिमाण भी कितना आएगा? 10 मीटर आएगा। कोई दिक्कत? तो दोनों पॉइंट के बीच का पोजीशन वेक्टर आप दोनों पॉइंट के पोजीशन वेक्टर का डिफरेंस निकालेंगे तो वेक्टर मिलेगा, और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहलाएगा, विस्थापन सदिश कहलाएगा, और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, डिस्प्लेसमेंट का बस क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो जो हम उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट का क्या बताएगा? मैग्नीट्यूड की डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड, यानी इनके बीच का वेक्टर निकाल के अगर उसका मॉड ले लेंगे, मॉड ले लेंगे मतलब परिमाण ले लेंगे, यही ना बाबू? तो क्या बताएगा? PQ के परिमाण को बताएगा। या हम QP को निकाल लेंगे और उसका मॉड ले लेंगे मतलब परिमाण निकाल लेंगे, तो क्या बताएगा? QP डिस्प्लेसमेंट क्या बताएगा? परिमाण बताएगा। कोई दिक्कत? यानी कोई वेक्टर हम निकाल रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, और उसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं मतलब डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, क्या बाबू? उसका डायरेक्शन निकाल रहे हैं मतलब डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन निकाल रहे हैं। आई बात समझ में? तो ये बात हुई जनता आपकी, और ये आपका खत्म हुआ।